हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, अगर देखा जाए आर एस अग्रवाल से तो। ठीक है, और हम क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जैसे ही दिसंबर के महीने में नियर अबाउट हम एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करवा देंगे आपको। तो अभी हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, और किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी बेसिक पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो आज का काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझना है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन प्रोग्रेशन पहले हमको पता चल जाएगा। तो प्रोग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हमको पता चल जाएंगे। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक एक ऐसे कर लो कि प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हर एक अगला एक पिछले वाले से रिलेटेड। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा टर्म है, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमेशा अगला वाला टर्म किसी प्रोसीडिंग टर्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, वो कॉन्स्टेंटली होगा। ये नहीं कि अगला वाला कुछ और उसका कनेक्शन होगा, उसके अगले वाले से कुछ और होगा। जैसे एग्जांपल देखो कि अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। लेकिन अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, इनका बीच में डिफरेंस देखा जाए 2 है, इनके बीच देखा जाए 2 है। तो इन दोनों के बीच जो मतलब जितने भी हम जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, वो क्या है, 2 के हैं, वो सिमिलर हैं। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये कह लो कि जो उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं कॉन्स्टेंटली, वो क्या होंगे, सेम होंगे। और हमेशा एक आगे वाला एलिमेंट जो भी होगा प्रोसीडिंग एलिमेंट से, यानी कि प्रोसीडिंग जो भी नंबर होगा उससे कहीं ना कहीं एक किसी कॉन्स्टेंटली नंबर से लिंक होगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग समझे। अच्छा, एक चीज़ अपने दिमाग में और रख लेना है कि सीक्वेंस क्या होते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं सबका डेफिनेशन के साथ साथ लिखवाते हुए चलूंगा। तो सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखना कि सीधे सीधे अगर सीक्वेंस को समझना है तो सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ठीक है, सम नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। अगर किसी नंबर को एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, अगर किसी डेफिनिट ऑर्डर में डेफिनिट रूल्स के हिसाब से अरेंज करते हैं तो टू देयर फॉर्म्स या इट फॉर्म्स सीक्वेंसेस या सीक्वेंस। तो ये क्या हुआ, जैसे कि सपोज कर लो, एक एग्जांपल देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि एग्जांपल ये है कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमेशा सीक्वेंस को या तो टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं या एएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा जो सीक्वेंस होता है ना उसको या तो टीएन से रिप्रेजेंट करोगे या एएन से रिप्रेजेंट करोगे। सपोज कर लो टी एन इक्वल टू 2n+1 है, टी एन इक्वल टू 2n+1 है। ठीक है, अब ये हमारे पास सीक्वेंस दे के रखा है टी एन इक्वल टू 2n+1। तो जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा ये इसी सीक्वेंस में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इसी सीक्वेंस में बनेगा। अगर हमको नंबर निकालना हो इस सीक्वेंस का तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लेट n इक्वल टू, अब रखते चलने जाना 0 1 2 3 4 एंड सो वन, कुछ भी रख दो। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम 1 से लिखो, ठीक है, फर्स्ट टर्म से आएगा। तो अगर मान लो यहाँ 1 लिखते हैं तो ये होगा 2 × 1+1, यानी कि 2 1 2 1 3। चलो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 × 2+1, यानी कि 2 2 4 1 5, ये हुआ। अगर मान लो यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3+1, यानी कि 7। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो क्या होगा, 2 × 4+1, यानी कि 9। तो ये जो आ रहा है 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये क्या है,
ये जो है एक सीक्वेंस को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक सीक्वेंस को दिखा रहा है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है और ये सीक्वेंस है। यहाँ पे जो ए होता है इसको बोलते हैं, ये जो 3 लिखा हो इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और इन दोनों के हर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 5 पहले 3 है, कांस्टेंट डिफरेंस होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस 3 क्या हुआ? 2 हुआ। 7 माइनस 5 क्या हुआ? 2 हुआ। 9 माइनस 7 क्या हुआ? 2 हुआ। तो सब में कांस्टेंट डिफरेंस दिखने के लिए क्या मिल रहा है? हमारे पास 2 है। तो ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को जो है हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और वो अभी यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है? 2 है। प्रोग्रेशन देखो, एक चीज बता दें, प्रोग्रेशन जो है बहुत ही टाइप के होते हैं। प्रोग्रेशन को ये नहीं, अभी हम क्लास 10th में केवल जो प्रोग्रेशन, यहाँ पे मैं इसको बना दूं तो प्रोग्रेशन जो होते हैं, ये तो मैंने बता दिया प्रोग्रेशन क्या होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्लास जो है 10th में अभी आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये सब आगे 11th-12th में मिलेगा। इसको शॉर्ट में एपी लिखते हो, इसको शॉर्ट में जीपी के नाम से जानते हो, इसको शॉर्ट में एचपी के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आज हम इन सभी को नहीं पढ़ने वाले हैं। आज केवल और केवल जो हम बात करने वाले हैं किसके? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने बता रखा है कि क्या होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब जो है कुछ प्रोग्रेशन देखेंगे और उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम बताए हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का क्या होता है, जो पहला टर्म लिखा रहता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो कॉन्स्टेंटली जो है सब में सेम रहता है, हर एक अगले टर्म के प्रेसिडिंग टर्म्स में घटाने पे जो सेम आता है वो क्या होता है? वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 उसके बाद 7 11 15 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो हमने कहा कि जो पहला टर्म होता है यही तो फर्स्ट टर्म है, इसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करते ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते? ए से। यानी ए की वैल्यू कितना आया? 3 आया। और हमेशा अगले में से पिछले वाले को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 7 में से 3 घटाओगे 4 आया, 11 में से 7 घटाओ 4 आया, 15 में से 11 घटाओ 4 आया। तो सब में डिफरेंसेस जो कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं वो कितने के हैं? 4 के हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो कितना का है? 4 का है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। वो कितने का? 4 का है। तो यहाँ हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंसेस किस तरह से होते हैं, 2 तरह से। अभी एक चीज समझना है कि जो एपी सीरीज होता है, एपी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी ये हमने लिखा था 3 7 11 15 एंड सो ऑन। अब ये मेंशन नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कहाँ तक है ये। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट है। लेकिन अगर फाइनाइट बनाना, अगर मेंशन करना हो तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। तो ये पता चल रहा है कि 100 टर्म। तो अगर यहाँ पे ये मेंशन रहे कि कहाँ से कहाँ तक ये मेरा सीक्वेंस जा रहा है तो वो फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसे लिखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन ऐसे, और ये मेंशन ही नहीं है कि कहाँ पे है, कहाँ तक जा रहा है, तो ये वाला कौन सा सीरीज हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखो RS अग्रवाल का जो, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक पहला जो टाइप है जिसमें ए और डी हमको पता करना है, तो ए और डी को जैसे एक टाइप हम देखेंगे, मतलब एक जो कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो और भी बेसिक क्लियर हो जाएगा।
तो जैसे कि दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेशन गिवन बिलो एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। यानी कि फर्स्ट टर्म पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है और नेक्स्ट टर्म पूछा है, 3-4 पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला है 9, 15, 21, 27। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन, इसमें ये दिया हुआ है। और पहली बात तो ये पूछा है कि पहला टर्म क्या है, तो इसको देख के ही बता सकते हो कि इसका पहला टर्म क्या है, 9 है। ये जो पहला टर्म है, डी निकालना है, एक ही बस घटा देना, 15 में से 9 हो जाएगा 6, 21 में से 15 जाएगा 6, तो 6 डी आया। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे पूछा है कि नेक्स्ट टर्म बताना है, ये पूछा है ना कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कैसे पता चलेगा, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए देखो, एक तो डायरेक्ट तरीका ये होता है कि जितना यहाँ पे है उतना ही 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 ऐड कर दो तो 27 + 6, ठीक है, कितना हुआ 33। एक तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो डायरेक्ट हमको लगाना नहीं है। तो डायरेक्ट लगाना नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है। तो पांचवा टर्म मतलब A5 निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, अगर nth टर्म का फार्मूला निकालना है, nth टर्म का, ये मैं बताया नहीं हूँ लेकिन ये समझ लो, अगर इससे बनाना हो, nth को an या tn लिखते हो, इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म है, और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो है nth टर्म है। तो ये हमने बता दिया कि ये क्या होता है। अब बताओ, अगर देखो n1 टर्म रहता है तो ये लिखते हैं, तो वही 5 टर्म रहेगा, तो A5 = क्या निकालोगे, a + n के जगह पे, n के जगह 5 आ गया, मतलब यहाँ पे 4 - 5 - 1 × d। अब एक बात बताओ, a कितना है, 9 है, प्लस ये 4 हुआ, d कितना है, 6 है, तो 9 प्लस, और ये 6 4 जा 24, और अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ 33। तो बताओ ये 33 आया तो ये भी 33। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ऐसे। लेकिन मान लो डायरेक्ट अगर निकालना हो तो डायरेक्ट तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि डी निकालने का तरीका ऐसे है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे बगल में दूसरा क्वेश्चन ये है, ये लिखा हुआ है कि 11 6 1 - 4, 11 6 1 - 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है सॉल्यूशन में कि फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है, डी कितना है, 6 - 11 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, -5, ये तो इतना पता ही होगा कि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, माइनस तो लगना ही लगना है। अच्छा, ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ए पांचवा पूछा है, ए पांचवा पूछा है। तो अब एक चीज ध्यान से समझना, जैसे अगर nवां टर्म था तो a + n - 1 × d था, मतलब जितना यहाँ था उससे एक कम यहाँ पे हो रहा था कि नहीं। अगर यहीं पे अगर चौथा टर्म पूछे तो a + इससे एक कम 3d, अगर पांचवा पूछे तो क्या होगा, a + इससे कम 4d, अगर 10वां पूछे तो क्या, इससे कम a + 9d। तो हमेशा ये याद रखना है कि जिसका पूछेगा उससे एक कम हमको लिखना होगा। अब डायरेक्ट थोड़ा सा हमको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि पांचवा टर्म बताना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a + 4d, और a कितना है, a कितना है 11 है +4, और d कितना है -5 है। ठीक है, तो कितना हुआ 11 प्लस माइनस माइनस ये 20, और 11 में से 20 घटाओगे तो कितना होगा, -9 होगा। ये आंसर है, यानी कि जो अगला टर्म यहाँ पे आएगा वो -9 होगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये देखो बेसिक क्लियर हो और चीज़ें समझ में आया परफेक्टली। तो इसके लिए जो है ये चीज़ समझना हमको जरूरी होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका थर्ड वाला लिखा है -1 -5/6, उसके बाद -2/3 -2/3 और -1/2 एंड सो ऑन।
मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी सीधे सीधे कुछ नया कुछ पुराना नहीं है, बस ये सिंपल सी बात है कि जो ये दिया हुआ है वही तो ए है, यानी ए की वैल्यू -1। डी निकालना है, देखो बेसिक चीज़ है, -5/6 हुआ, माइनस तो लगेगा, ये माइनस ऑलरेडी है ही -1, तो ये -5/6 माइनस माइनस +1, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे ऐसे करके तो 6 1 जा 6, 6 - 5 1/6, यानी डी की वैल्यू कितना आया 1/6 आया, ठीक है। अब डी की वैल्यू 1/6 आया तो कौन सा टर्म निकालना है, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा टर्म निकालना है, तो इसका मतलब a + 4d निकालना है। a की वैल्यू कितना है -1 है, 4, d की वैल्यू 1/6 है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सीधे सीधे अगर हम काटें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, -3 + 2/3, तो ये होगा -1/3। तो A5 जो है क्या हो गया -1/3 आ जाएगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है 5A, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5A में पहले का जो है, ये मैं 3 क्वेश्चन यानी फर्स्ट का थर्ड 3 क्वेश्चन जो है हमने देखा कि कैसे लगेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज के इस सीरीज में, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों का क्या होता है कि ये हमेशा ना क्वेश्चन स्किप करते हैं और एग्जाम में जब पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहला लिखा हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन इसका, चौथा नंबर √2, ठीक है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। √2, √8, √18, √8, √18, √32, है ना। और उसके बाद जो है √32 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। तो इसमें 3 चीज़ें पूछा है। एक तो ये पूछा है कि इसका पहला टर्म क्या है, फिर एक ये पूछा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फिर ये पूछा है कि कॉमन डिफरेंस के साथ साथ जो है इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए सीधे सीधे हम कह लेंगे कि देखें ये पहला टर्म हमारे पास क्या है, पहला टर्म यहाँ पे a ये दिया हुआ है, a की वैल्यू √2 हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये ना कोई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो √2 यहाँ पे लिखेंगे, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, √32 को क्या लिख सकते हैं बताओ 4 × 4 × 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एंड सो ऑन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना डायरेक्टली, ये √2 हुआ और इसमें से एक निकला 2√2 हुआ, इसमें से 3 निकला 3√2 हुआ, इसमें से 4 निकला 4√2 हुआ, एंड सो ऑन। मेरे पास फाइनली ये आया। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको उसकी वैल्यू को रूट्स को निकाला जाता है और तब जाके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या a = क्या √2, d निकालेंगे तो 2√2 में से एक √2 घटाएंगे तो ये आया √2, ठीक है। अच्छा हमको अगला टर्म निकालना है, 1 2 3 4 पांचवा टर्म निकालना है। a5 = हमको पता है a + 4d होता है। a कितना है √2 है, 4d कितना है √2 है, √2 और +4√2 कितना हुआ 5√2 हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी ऐसे इसी से रिलेटेड है। वो कहता है कि √20, √45, √80, √125 एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी ऐसे करना है। देखो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 4 × 5 होगा, ये 9 × 5 होगा, ये 16 × 5 होगा, किसी स्क्वायर के जस्ट मल्टीप्लाई हुआ, हाँ ये 25 × 5 होगा, एंड सो ऑन। इसमें देखो ये 4 बाहर निकला 2 होकर के 2√5, और ये 3√5, ये 4√5, और ये जो है 5√5, एंड सो ऑन। अब इसको हमको लेना है तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू 2√5, d की वैल्यू बताओ 3√5 में से 2√5 घटाओगे तो d की वैल्यू क्या आया √5 आया। पांचवा टर्म चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा टर्म चाहिए a + 4d, a की वैल्यू जल्दी से बताओ 2√5,
4 इंटू √5, तो 4 और 2 6 √5, तो इसका आंसर कितना हुआ 6 √5। तो इसका भी आंसर आ गया हमारे पास क्या 6 √5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल 5 क्वेश्चन हमने देखा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो ए और डी निकालना था और नेक्स्ट टर्म निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझना है। ठीक है, फाइंड द, इसमें 2 में फर्स्ट लिखा है 20th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला लिखा हुआ है इफ द 20th टर्म ऑफ एन एपी, द 20th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, 9, 13, 17, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये हमारे पास सीक्वेंस दे के रखा है। द 20th टर्म ऑफ एन एपी, ये फाइंड करना है कि 20वां टर्म इस एपी का क्या होगा। बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि निकालना जो है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन लिखने जाते हैं तो ध्यान से देखना, ये जो ये लिखा है 9 ना, ये क्या है हमारा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है। दिखने से पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, बताओ डी आएगा, तो 13 माइनस 9 कितना हुआ 4 आया। डी की वैल्यू कितना आया 4 आ गया। अच्छा, हमने बोला था देखो, वी नो दैट ए एन लिखोगे या टी एन लिखोगे, एन टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तुमसे ये बोल रहा है ना, ये खुद बोल रहा है कि कितना 20वां टर्म, यानी एन की वैल्यू 20। ये ऑलरेडी बोल रहा है कि एन की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू हम 20 लिख करके निकाल लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए 20, 20वां टर्म निकालने के लिए ए की वैल्यू कितना है 9 है, प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 और डी की जगह कितना 4, तो 9 प्लस 20 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 19 इंटू 4, तो 9 प्लस 76 कितना हुआ 85। ठीक है, ठीक है, ये 85 हुआ। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर मान लो हमको डायरेक्ट यहाँ जैसे A20 लिखा है, तो हम इतना सारा करने के बावजूद निकालें, ए और डी निकालने के बाद सीधे हम जैसे ही A20 निकालते हैं, तो इसको हम सीधे सीधे हम बोले थे जितना ये रहेगा उससे कम A प्लस 19D लिख लो, फार्मूला करने की जरूरत ही नहीं है, A प्लस 19D, और यहाँ से निकल जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है। सेकेंड क्या कहता है, ध्यान से देखना, इफ द 35 टर्म, यानी कि 35वां टर्म पता करना है, 35th टर्म पता करना है। ठीक है, और एपी का सीक्वेंस दिया है ऑफ द एपी, ये क्या है 20, 17, 14, 11, 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस भी देकर रखा है। तो जब ये सीक्वेंस दिया है तो इसमें कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सबसे पहला टर्म है ये 20 है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आया 20 आया, हमने लिख लिया। चलो डी निकालना है, तो 17 में से 20 घटाओ या 14 में से 17 घटाओ या 11 में से, क्योंकि डी सबका सेम होता है। तो डी कितना हुआ 17 माइनस 20 अगर हटा देते हैं तो कितना हुआ माइनस का 3, तो डी भी हमारा निकल गया। और यहाँ पे 35 टर्म तुमसे पूछ रहा है ना, तो एन की वैल्यू कितना हुआ 35 हुआ, एन की वैल्यू कितना हुआ 35 हुआ, क्योंकि 35 टर्म्स पूछ ही रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे 35 टर्म का, तो एक तो डायरेक्ट क्या करो कि एक तो फॉर्मूला बेसिस पर रख लो, एक फॉर्मूला बेसिस पर रख करके निकाल लो, और नहीं तो हमने बताया कि जैसे 35 का मतलब A35 पूछा है, और जितना ये रहता है उससे कम जो है बनेगा। अभी इसके ऊपर हमने बता के देखा है, यहाँ पे सॉल्व किया है, तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस 34D डायरेक्टली। अब बताओ A की वैल्यू कितना है 20, 34, डी की वैल्यू कितना है -3, माइनस का 3, तो ये हुआ 20 प्लस माइनस माइनस 4 × 12 और 3 × 9 1 10। देखो 102 आया, 4 × 12 और 3 × 9 1 10। अब देखो इसको घटाना है, ठीक है, 102 में से 20 को घटाना है, ये 2 हुआ,
और 10 में से जो होगा 8, यानी कि 82 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 82 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो है ना बहुत आसान, इसमें कोई बहुत बड़ा लोड नहीं लेना है, बहुत सारा चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि देखो इतना आसान है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमने एक सीक्वेंस निकालने का फार्मूला बता दिया, एक वो तरीका निकालने के लिए बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, और हम सारे क्वेश्चन लगवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना आसान है और फिर भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, और इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, फाइंड द 18th टर्म, ठीक है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, फाइंड द 18th टर्म, फाइंड द 18th टर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड द 18th टर्म, और सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 18वें टर्म का, एपी का √2 √18 √2 √18 √50 √98 √50 √98 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देख रखा है। अब जब भी इसका सॉल्यूशन हम करने जाते हैं तो पहले तो इसको ये हम इक्वल करेंगे, तो देखो √2 है, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 5 × 5 × 2, 7 × 7 × 2। अब एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पे √2 तो ये रहेगा ही रहेगा, इसमें से एक 3 बाहर निकला, 3 √2, इसमें से एक 5 निकला √2, इसमें से एक 7 निकला √2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब ये हमारे पास यहाँ तक मिल गया है तो अब इसका सीक्वेंस हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, ये बन गया है। तो ए की वैल्यू क्या हुआ, ये 2 हुआ, ए = 2। डी की वैल्यू क्या, 3 √2 में से √2 घटाओगे तो क्या हुआ, √2 आया। तो ये सारा आ गया। अब कौन सा 18वां टर्म पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितना है, 18 है ना। तो 18वां टर्म पूछ रहा है, मतलब a 18 पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे a + 17d, और a + 17d को क्या लिख सकते हैं, a की जगह 2 + 17 × d की जगह पे √2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो a की जगह पे 2 लिख दिया, ठीक है। ये a की वैल्यू √2 है, सॉरी a की वैल्यू √2 है, और ये 17 √2 और एक कितना, तो a 18 कितना हुआ, 18 √2 हुआ। a 18 कितना हुआ, 18 √2। देखो 17 √2 और 1 18 √2, तो टोटल कितने हुए, 18 √2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी। 9 टर्म पता करना है ऑफ एन एपी का, ठीक है। और सीक्वेंस दे के रखा है 3/4 5/4 3/4 5/4 7/4 और 9/4 एंड सो ऑन। ये सब सीक्वेंस दे के रखा है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 3/4 है, d निकालना है, तो 5/4 - 3/4 यानी कि ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, d निकल गया, ठीक है। n दिया हुआ है 9, तो तुमको 9 टर्म निकालना है, तो a + 8d तो लिख ही सकते हो, हमने ऑलरेडी बता रखा है। a की वैल्यू कितना है, 3/4 + 8, d की वैल्यू कितना है, 1/2, 2 4 8, तो ये हो गया 3/4 + 4, ठीक है। और 4 चौका 16 3 19, तो ये हो गया 19/4। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 19/4 हो गई। है ना आसान, इसमें कुछ बहुत बड़ा लोड तो है नहीं, कैसे लगाना है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 15th टर्म, ठीक है। फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोस हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड का 5 नंबर लिखा हुआ है, द 15th टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि ये लिख लो, फाइंड द 50th टर्म, 15वां टर्म पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा टर्म पूछ रहा है, 15th टर्म,
15th टर्म पूछ रहा है, 15वां टर्म पूछ रहा है। क्या सीक्वेंस दिया हुआ है एपी का? तो कह रहा है कि -40 -15 -40 -15 10 35 10 35 एंड सो ऑन, ये देख रखा हुआ है, ये सीक्वेंस पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे देखो सीधे सीधे ए की वैल्यू कितनी है, -40 है, डी की वैल्यू कितनी है, -15 -40, तो ये हुआ -15 + 40, यानी कि इसमें से घटाओ 40 में से 15 घटा दो, ठीक है, तो कितना हुआ 25 हुआ, 25 5 30 10 40, डी की वैल्यू आ गया। 15वां टर्म पूछ रहा है, तो हम जाहिर सी बात आएंगे 15 निकालना है, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे निकालना होता है। 15वां निकालना है तो a + 14d हुआ, a + 14d हुआ। a की वैल्यू कितनी है, -40, 14, d की वैल्यू कितनी है 25, देखो d की वैल्यू 25 आई है ना, a की वैल्यू, ठीक है, तो -40 + 25 चौका 100 हुआ। अच्छा ये 14 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 7 35 350 हुआ, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 70 7, ठीक है 35 हुआ। अब इसमें से हमको हटाएंगे अगर -40 और 350 में से, तो ये कितना होगा 310, ठीक है, प्लस का 310, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो ये 310 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी देख लिया। आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ, और यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।